इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड चैप्टर का नाम था। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक वर्ड सीखेंगे कहाँ से आया। इलेक्ट्रिक वर्ड आया है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रिक वर्ड आया था इलेक्ट्रॉन से। और चार्ज प्रॉपर्टी होता है फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू विच दे एक्सर्ट और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेज। तो इलेक्ट्रिक वर्ड लिया गया इलेक्ट्रॉन से, और चार्ज एक प्रॉपर्टी होता है पार्टिकल में जिसके कारण वो दूसरे चार्ज पार्टिकल को या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। राइट। हाँ, सेकेंड नंबर में हम लोग ये सीखे, ये यहाँ पे डायग्राम एनसीईआरटी में जो बनाया है फिगर, उसमें फर्स्ट डायग्राम में क्या किया हुआ है। इस फर्स्ट डायग्राम में सिल्क को ग्लास रॉड के साथ रब किया। कितने ग्लास रॉड के साथ? 2 ग्लास रॉड के साथ। तो दोनों ग्लास रॉड पे ओबियसली एक जैसा चार्ज आया होगा क्योंकि दोनों तो ग्लास रॉड ही है ना। तो जो भी चार्ज आया इस पे, इस चार्ज को इसने प्लस की माइनस ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया, बोल दिया कि ये एक टाइप का कोई चार्ज है। फिर उसने सिल्क को प्लास्टिक के साथ रब किया, एक प्लास्टिक नहीं 2 प्लास्टिक रॉड के साथ, और उन दोनों प्लास्टिक रॉड को पास में लाया तो वो दोनों भी रिपेल कर रहा था एक दूसरे को। ये दोनों प्लास्टिक रॉड भी एक दूसरे को रिपेल कर रहा था, जैसे ग्लास रॉड एक दूसरे को रिपेल कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने एक ग्लास रॉड को और एक प्लास्टिक रॉड को पास लाया, एक ग्लास रॉड को और उसके साथ एक प्लास्टिक रॉड को लाया पास में, तो इन दोनों में अट्रैक्शन होने लगा। प्लास्टिक रॉड और ग्लास में अट्रैक्शन होने लगा। तो इस तरह से ये डिसाइड किए लोग सब मिलकर कि ग्लास और ग्लास में रिपल्सन हो रहा है, प्लास्टिक प्लास्टिक में भी रिपल्सन हो रहा है, लेकिन ग्लास और प्लास्टिक में अट्रैक्शन हो रहा है। इसका मतलब कि इस ग्लास में और प्लास्टिक में कुछ तो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेज आ रहे हैं, और इन दोनों ग्लासेस में सेम ग्लास है, ये भी ग्लास है ये भी ग्लास है, तो ग्लास में एक जैसे चार्ज आ रहे हैं, सेम टाइप ऑफ चार्ज आ रहे हैं, और प्लास्टिक में और ग्लास में कुछ तो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेज हैं। इस तरह से 2 टाइप के चार्ज को कंसिडर किया गया। एक चार्ज को नेम क्या दिया गया? पॉजिटिव चार्ज। सिल्क को ग्लास रॉड के साथ रब करने पे ग्लास रॉड पे जो भी चार्ज आया उसको पॉजिटिव चार्ज बता दिया गया कि ये पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करना है। उसी तरह से सिल्क को प्लास्टिक रॉड के साथ रब करने पे प्लास्टिक पे जो भी चार्ज आया उसको वो डिसाइड करके लिख दिए कि ये नेगेटिव चार्ज आया है। अब प्लास्टिक प्लास्टिक में रिपल्सन इसलिए हो रहा है क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन हो सकता है। 2 नेगेटिव चार्ज में तो रिपल्सन हो ही सकता है कि नहीं? और 2 पॉजिटिव में भी रिपल्सन हो सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव में भी रिपल्सन हो सकता है। और आपस में ग्लास और प्लास्टिक अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि ये एक नेगेटिव कंसिडर किया हुआ है और एक पॉजिटिव, तो वो दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेज हैं, इसलिए उन दोनों में अट्रैक्शन हुआ। क्लियर है इतना? ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस होता है जिसका यूज़ किया जाता है टेस्ट करने के लिए कि कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं है। जैसे आप कॉम्ब, हेयर में आप कॉम्ब किए और कॉम्ब पे पता करना चाहते हैं कि चार्ज आया कि नहीं आया, कॉम्ब के ऊपर चार्ज आया कि नहीं आया, चेक करना है आपको। तो इसमें ये क्या होता है, लीफ एक गोल्ड का बना हुआ ऐसे थिन प्लेट होता है, एकदम थिन पतला सा प्लेट होता है। ये वाला प्लेट है एक, और एक 2 दिख रहा हो आपको, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है, पतला सा प्लेट है, एकदम थिन, एकदम पेज जैसा होता है, नोटबुक का पेज का टुकड़ा एक उतना पतला गोल्ड का बना हुआ है। अभी ये मेटल का है और ये रॉड एक इसमें लगाया हुआ है, मेटल का ही रॉड लगाया हुआ है, और ये ट्रांसपेरेंट रहेगा, मतलब बाहर से दिखाई देगा, यहाँ से ऑब्जर्वर बाहर से देख पाएगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है, ये ऑब्जर्वर देख पाएगा। इसीलिए ये ग्लास का बनाया हुआ, और ये कॉर्क यहाँ रबर का लगाया हुआ है। अभी आपको अगर टेस्ट करना है कि कॉम्ब के पास चार्ज आया कि नहीं, या एक रॉड को आपने रब किया, सिल्क को ग्लास रॉड से रब किया, और टेस्ट करना चाहते हैं कि उस पर चार्ज आया कि नहीं आया है, तो उसको यहाँ पे टच करना है। यहाँ पे जिसको भी आप चार्ज किए हुए हैं रॉड में, उसको लिख दे रहा हूँ मैं, उसको यहाँ पे क्या करना है, कांटेक्ट में लाना है। रॉड मान लीजिए है, अगर इस पे प्लस चार्ज हो गया है तो क्या ये प्लस चार्ज यहाँ तक आ जाएगा? ये सब मेटल का बना हुआ है ना, तो अंदर तक आके गोल्ड पे भी आ जाएगा ना, गोल्ड लीफ तक आ जाएगा कि नहीं चार्ज? ये सब प्लस चार्ज अगर है तो क्या गोल्ड लीफ तक आ जाएगा चार्ज यहाँ तक?
तो ये दोनों गोल्ड लीफ एक दूसरे को रिपेल करके ऐसे एक दूसरे के अवे इसको भेजेगा, ये लीफ इसको एक दूसरे के अवे से फोर्स लगाएगा। तो बाहर से मुझे दिखाई देगा, बाहर से मुझे दिखेगा कि हाँ ये लीफ एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। तो मैं समझ जाऊंगा कि जो रॉड मैंने कांटेक्ट में लाया था इस रॉड के ऊपर चार्ज है, ऐसे टेस्ट हो जाएगा। फिर अगर माइनस भी होगा, अगर पॉजिटिव के जगह पर अगर निगेटिवली चार्ज रॉड को या प्लास्टिक रॉड को अगर सिल्क के साथ रब करके लाएं तो ये निगेटिव वाले में भी रिपेल करेगा, क्योंकि गोल्ड लीफ को क्या मतलब है पॉजिटिव आया है कि निगेटिव, निगेटिव भी तो यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक। तो दोनों गोल्ड लीफ के दोनों लीफ पे निगेटिव निगेटिव चार्ज आने से ये फिर से रिपेल करेगा। तो इसका एक डिसएडवांटेज इसका ये है, या लिमिटेशन गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का ये है कि ये इस बात को नहीं बता पाएगा कि चार्ज पॉजिटिव आया है कि निगेटिव चार्ज आया है। सिर्फ ये बताएगा कि कोई रॉड चार्ज है कि चार्ज नहीं है, अनचार्ज है, बस इतना ये टेस्ट कर पाएगा। इस बात का ये टेस्ट नहीं कर पाएगा कि ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज है कि निगेटिवली चार्ज है, ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप नहीं पता कर पाएगा। क्लियर हो गया? बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जैसे हम लोगों का ह्यूमंस का कुछ प्रॉपर्टी होता है, वैसे ही चार्जेज हम लोग का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है हमारे अंदर। हम लोग को गुस्सा आता है किसी बात को लेकर, कोई अगर मान लीजिए आपको बुरा भला कुछ बोला तो उससे गुस्सा आपको आएगा, या कभी कभी खुशी भी होती है, कोई अगर प्यार से अच्छे से बात किया, या कुछ आप समझिए फर्स्ट क्लास में आ गए, टेस्ट हुआ और उसमें 1 रैंक आ गया आपका सेंटर पे या अपने क्लास में, तो उससे हैप्पीनेस भी आता है। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी, कभी कभी सैड भी होते होंगे, आप कहीं जा रहे हैं आपका पर्स चोरी हो गया रेलवे स्टेशन पे, तो सैड हो जाते हैं कि नहीं। तो इस तरह का कुछ प्रॉपर्टी होता है ह्यूमंस में, लिविंग बॉडी में ये सब प्रॉपर्टी होता है। क्या नॉन लिविंग में भी कुछ प्रॉपर्टी दिया गया है, उसके अंदर भी कुछ इनबिल्ट प्रॉपर्टी होता है क्या? तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी कुछ प्रॉपर्टी देकर भेजा गया है, और उस प्रॉपर्टी का नाम था चार्ज एंड मास। चार्ज के कारण वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट या एक्सपीरियंस करता था, और मास के कारण क्या करता था वो, मास के कारण वो इनर्शिया शो करता था। तो चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी है ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखा है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, मतलब अगर किसी बॉडी में चार्ज है तो वो क्या क्या कर सकता है, चार्ज अगर किसी बॉडी में है तो वो क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है चार्ज का। फर्स्ट है एडिटिविटी, मतलब अगर दो बॉडी में चार्ज है तो वो दोनों को टच करेंगे आपस में तो ऐड हो जाएगा, दोनों को टच करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्जेज। एडिटिविटी ऑफ चार्जेज का मतलब हुआ कि ए बॉडी एक है, उसके पास चार्ज है मान लेते हैं 2 कूलम, और दूसरा है बी। ए कोई एक बॉडी है जिस पे कितना कूलम चार्ज, 2 कूलम, और बी दूसरा है जिस पे चार्ज मान लेते हैं कि 6 कूलम है। दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे तो ये वेक्टर रूल से ऐड होगा कि स्केलर रूल से? वेक्टर रूल से ऐड होना चाहिए ये कि स्केलर रूल से। तो इसका आंसर है कि ये स्केलर यानी अलजेब्रिक रूल से, सिंपल अलजेब्रा जैसा ही ऐड हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो 1 लाइन में आप लिख सकते हैं कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज मीन्स चार्जेज एडेड according to the rule of simple algebra। क्लियर हो गया? एडिटिविटी ऑफ चार्जेज का क्या मतलब हुआ कि 2 या 3 4 बॉडी भी है और उन सब पे चार्ज है, तो नेट चार्ज सबको कांटेक्ट में लाएंगे तो अलजेब्रिक सम होगा, प्लेन अलजेब्रा के जैसा ऐड हो जाएगा। अच्छा, किसी पे प्लस किसी पे माइनस है तो अलजेब्रा के जैसा सब्ट्रैक्ट भी होगा। जैसे एक पे +2 है और दूसरे पे -2 है, तो दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो 0 हो जाएगा चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखा है चार्ज इज कंजर्व्ड। जैसे एनर्जी कंजर्व्ड है वैसे ही चार्ज भी कंजर्व है। क्या मास कंजर्व है? क्या मास मास कंजर्व नहीं है। मास तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वो आइंस्टाइन का इक्वेशन है ना, E=mc², उसमें मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला बताया गया है कि नहीं?
तो मास कंजर्व नहीं है लेकिन चार्ज कंजर्व है। चार्ज इज कंजर्व में लिखेंगे चार्जेज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी के चार्ज को दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नया चार्ज क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मीनिंग है, आइए देखते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। चार्ज ऑन अ बॉडी, ये क्यू चार्ज को इंडिकेट कर रहा है और एन इंटीजर को इंडिकेट कर रहा है। तो चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। ये ई क्या है, फंडामेंटल चार्ज। कितना होता है सर फंडामेंटल चार्ज? फंडामेंटल मतलब मिनिमम चार्ज, जितना किसी पार्टिकल पे हो सकता है उस मिनिमम चार्ज को फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। तो मिनिमम चार्ज किसी भी बॉडी पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो सकता है। इससे कम चार्ज होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, माइनस में, इसी का माइनस में एक इलेक्ट्रॉन पे। आधा इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। आधा इलेक्ट्रॉन होता है क्या? अभी तक हमारे कोर्स ऑफ स्टडी में मिनिमम चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे कम चार्ज नहीं हो सकता है। अब कोर्स से बाहर थोड़ा जाएंगे तो अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, ऐसा कुछ क्वार्क होता है जो, जैसे एक प्रोटॉन है ना, वो 2 अप क्वार्क से मिलकर बनता है, 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। लेकिन ये सब हम लोग के सिलेबस में नहीं है। अप क्वार्क पे चार्ज कितना होता है? +2/3। इस पर भी कितना होता है? +2/3। और डाउन क्वार्क पे कितना चार्ज होता है? देखिए, 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिलकर और क्या बना देता है? प्रोटॉन। और 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क, ये मिलता है तो बनता है न्यूट्रॉन। अप क्वार्क पे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे जितना भी चार्ज है उसका 2/3 ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव में। और डाउन क्वार्क पे चार्ज होता है -1/3 चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक मिनट, अप क्वार्क डाउन क्वार्क के बारे में थोड़ा पता चला क्या? बताइए। ये हम लोग NCERT 12 क्लास के सिलेबस तक सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज किसी भी पार्टिकल पे कितना हो सकता है? E के बराबर हो सकता है, स्मॉल e, राइट। और E का वैल्यू कितना है? ये E का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और इसी को बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज या बेसिक चार्ज या मिनिमम चार्ज विच कैन बी गिवन टू अ पार्टिकल और बॉडी। इज इट क्लियर? यहाँ पे n क्या होगा? n होगा इंटीजर, फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। और q चार्ज है। अभी देखिए, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि इनमें से कौन कौन सा चार्ज किसी भी बॉडी को देना पॉसिबल है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेज कैन बी गिवन टू अ बॉडी, राइट। यहाँ पे कुछ मैं एग्जांपल लिखूँगा, आप बताइएगा कि कौन सा चार्ज इसमें से पॉसिबल है। तो मैं लिख रहा हूँ, देखिए, Q = 2E। दूसरा है -2E। तीसरा है -3/4E। चौथा है +1/2E। इन चारों में से कौन कौन सा चार्ज किसी भी बॉडी को देना पॉसिबल है हमारे लिए? देखिए, तो क्या किसी बॉडी को 2E चार्ज दे सकते हैं? -2E चार्ज दे सकते हैं? -3/4E चार्ज देना पॉसिबल है क्या? या हाफ E? E इलेक्ट्रॉन नहीं है, E क्या है? बेसिक चार्ज, मतलब मिनिमम चार्ज जो बताए थे वो है हाफ E। तो आंसर आया है, अनुश्री का आंसर है फर्स्ट 2 पॉसिबल है, बाकी नहीं है। बिल्कुल सही आंसर, फर्स्ट 2 पॉसिबल है, क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए E का। तो फर्स्ट तो इंटीग्रल मल्टीपल है, सेकेंड भी इंटीग्रल मल्टीपल है। -2E बिल्कुल दे सकते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया होगा। 2 इलेक्ट्रॉन कोई डोनेट करता है तो उस पर +2E चार्ज होता है, एक्सेप्ट करता है तो -2E चार्ज। लेकिन -3/4E नहीं दे सकते हैं चार्ज किसी को, क्योंकि ये -3/4 तो ये फ्रैक्शन हो गया, इंटीग्रल मल्टीपल कहाँ हुआ E का, यानी ये पॉसिबल नहीं है। हाफ E भी नहीं दे सकते हैं, ये हाफ भी एक फ्रैक्शन है, इसलिए हाफ E भी पॉसिबल नहीं है देना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब हुआ? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स
चार्ज ऑन अ बॉडी विल बी ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। ओके, तो ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में बोल रहा है ये, इफ़ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकल के चला जा रहा है बाहर। एक इलेक्ट्रॉन, किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएगा तो उस पर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दो इलेक्ट्रॉन किसी से निकल कर चला जाएगा तो कितना चार्ज उस पर आएगा? 2 टाइम्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इतना सारा इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है किसी बॉडी से एक सेकेंड में। एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है? 10⁹ इलेक्ट्रॉन। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट टोटल चार्ज 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी? मतलब अदर बॉडी में निगेटिव चार्ज जाएगा, अदर बॉडी में जिस बॉडी को भी ये दे रहा है चार्ज उस पर निगेटिव आएगा क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा है, और इस पर उतना ही पॉजिटिव आएगा। तो वो ये बोल रहा है कि कितने सेकेंड में या कितने समय में, वो बोल रहा है कितने समय में 1 कूलम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी पे आ जाएगा, या यूँ कहे कि जो एक्सेप्ट कर रहा है उस पर 1 कूलम का निगेटिव चार्ज आ जाएगा, कितने समय में। ट्राई कीजिए, एकदम यूनिटरी मेथड से हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे? 1 कूलम चार्ज के लिए पहले आप ट्राई कीजिए, फिर मैं बताऊंगा। अभी तक आ गया होगा आंसर, नहीं आया जिनका वो ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम लोग पता करेंगे कि 1 कूलम चार्ज देने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऐसा पता करेंगे हम, ठीक है। तो हाँ, सही है, सही आंसर आया है, बिल्कुल सही ईशान, करेक्ट है आंसर आपका। 1 कूलम चार्ज देने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऐसा पता करना है मुझे। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होता है, ये सबको बात पता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है। तो 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन पे होगा? 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है कि नहीं? 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करेंगे तो कितना आएगा सॉल्व करने पे? इसको सबने ऐसा ही किया होगा। देखिए 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे बुक में भी किया हुआ है, ये 1 को डिवाइड किया है ना 1.6 इंटू 10⁻⁻, वो एक ही बार आंसर लिख दिया, -19 से डिवाइड करेंगे इसको। इसको डिवाइड करने से क्या आएगा? 6 पॉइंट, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.25 इंटू 10⁻, ये 19 था तो 18 आता है, 10⁻18 आएगा, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 आएगा, और ये 19 में से एक जीरो और इसको दे दिए तो 10⁻18 बचेगा यहाँ, और 100/16 आता है 6.25, तो 6.25 इंटू 10⁻18 आया। अभी तक क्या आया? देखिए 6.25 इंटू 10⁻18, ये क्या आया? 6.25 इंटू 10⁻18, ध्यान से देखिएगा, 6.25 इंटू 10⁻18 ये क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए, समझ में आ गया? अभी बताइए 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? 10⁹ 1 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, 10⁹ इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में, तो एक इलेक्ट्रॉन कितने सेकेंड में? 10⁹ इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में निकल रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या 1/10⁹ सेकेंड में निकलेगा? तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कितने में निकलेगा? 6.25 इंटू 10⁻18 अपॉन 10⁹, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 9 ऊपर जाएगा तो 18 को कैंसिल करके 10⁻ क्या बना देगा? 9 बना देगा, राइट। यानी कि इस टाइम मुझे पता चल गया कि कितने समय में 10⁻9 नहीं 1 कूलम यानी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कितने सेकेंड में ये निकाल देगा? तो 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड में, 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड में, इतने समय में। देखिए क्या समझ में आ गई ये बात? इतना सेकेंड लग जाएगा उसको 1 कूलम चार्ज निकालने में। 1 सेकेंड में 10⁻9 निकाल रहा है तो इतना समय इसको लग जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को निकालने में, इतना समय लग जाएगा इसको। क्या ये बात क्लियर है?
अब ये जो समय आया ये सेकेंड में आया, जबकि आंसर दिया हुआ है किस में दिया है, ईयर्स में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस सेकेंड को ईयर में कन्वर्ट करना। तो जितना टाइम था उसको यहाँ लिख दिया इन्होंने, जो भी टाइम आया 6.25 इंटू 10⁹ सेकेंड आया, तो सेकेंड में लिख दिए। अगर इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये सेकेंड बन जाएगा मिनट, और फिर से 60 में डिवाइड करेंगे तो ईयर नहीं आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 60 इंटू 60 3600 हो गया, डिवाइड कर दिए तो अभी तक कितने में आ गया, आवर्स में आ गया। फिर 24 से और डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा डे में आ जाएगा, और 365 से डिवाइड कर देंगे तो ईयर्स में आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करने पे 198 ईयर्स आया टाइम। सेकेंड में अगर आंसर पूछता सेकेंड में तो यही आंसर हो जाता कि 6.25 इंटू 10⁹ सेकेंड, लेकिन इसको ईयर में कन्वर्ट करने के चलते इसको डिवाइड किया है तो 198 ईयर्स आंसर आ गया है इसका। समझ में आ गया बात। 1. क्या क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ मच पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। 1 कप ऑफ वाटर में अलग अलग न्यूमेरिकल कोई सॉल्व करेगा तो कितना भी ले लेगा वाटर, लेकिन आपको क्या लेना है, 250 ग्राम लेना है। ये यहीं पे दिया हुआ होना चाहिए, हालांकि ये सॉल्यूशन में लिखा है कि 250 ग्राम आपको लेना है। आपको यहाँ पे खुद यहाँ इसको देना पड़ेगा कि 250 ग्राम वाटर में बताइए कि कितना पॉजिटिव या कितना निगेटिव चार्ज है। अभी कितना पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होगा इसके लिए ये तो बात तय है कि जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव होगा, क्योंकि न्यूट्रल है वाटर आयोनाइज थोड़े है, आयन के फॉर्म में थोड़े ही है। तो एक इंडिविजुअल एटम भी न्यूट्रल ही होता है अगर उसका इलेक्ट्रॉन को कोई नहीं बाहर निकाला है या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं एक्सेप्ट किया है। तो उसमें भी न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं ना उतने ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उसके अराउंड, तो वो न्यूट्रल होता है। तो जितना पॉजिटिव आने वाला है उतना ही निगेटिव आने वाला है। तो पहले हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मुझे पता है कि 1.6 10⁻⁻19 होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आ जाएगा तो उसको 1.6 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा सर, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 और हमारा गिवन मास है 250, तो 250/18 करने से नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा कि कितना मोल वाटर है कि नहीं। 250/18 करने से क्या मिल जाएगा, 250/18 करने से ये क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल। एक मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है, एवोगाड्रो नंबर इतना। 1 मोल में कितने सारे मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के कितना। तो हमारे पास 250/18 मोल है ना, तो कितने मॉलिक्यूल होंगे इसमें, तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये क्या आ गया, इतना नंबर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, राइट। यहाँ से यहाँ तक ये क्या मिलेगा मुझे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो H2O लिख कर देखते हैं, H2O। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तक हम लोग समझ गए, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में देखिएगा कितना इलेक्ट्रॉन होता होगा, हाइड्रोजन के पास H2O है ना मॉलिक्यूल का, तो एक मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन घूमता है एक हाइड्रोजन एटम में। तो H2O मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम से मिला है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का हो गया, और ऑक्सीजन के सराउंडिंग में एक एटम के सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो क्या एक H2O के मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास इतना सारा मॉलिक्यूल आया है, ये जो बॉक्स में बंद करके लिखे हैं, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने सारे मॉलिक्यूल में इतना इंटू 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी 250/18 6.202 इंटू 10⁻23 इंटू 10 इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज पता है हम लोगों को, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है सर 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो मुझे जितना भी इलेक्ट्रॉन मिला है उसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज मिल जाएगा कि 250 ग्राम वाटर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सारे इलेक्ट्रॉन पे कुल मिला के इतना चार्ज है। क्या इतना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है और इतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे है जो कि न्यूक्लियस में होगा। तो इतना ही निगेटिव चार्ज भी होगा और इतना ही पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव इतना माइनस में होगा और पॉजिटिव इतना ही प्लस में होगा, ठीक है। सबसे पहले स्टेटमेंट, कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट सबको याद ही रहता है। क्या है कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट,
कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट है टू चार्ज पार्टिकल्स एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, ऐसा है, ठीक है। अब वो फोर्स के बारे में ये बताया है, कैलकुलेशन न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे मिलेगा उस फोर्स का। तो स्टेटमेंट इसका है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। फिर से मैं बता रहा हूँ क्या स्टेटमेंट है इसका। कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज क्या होते हैं वो, इज वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेज। क्लियर है ये तो ऐसे याद भी होगा सबको। कूलम्ब्स लॉ का जो स्टेटमेंट है उसका मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और K एक कांस्टेंट है जो कि मीडियम पे डिपेंड करने वाला ये कांस्टेंट है। अगर वैक्यूम होता है तो वैक्यूम के लिए इस K का वैल्यू आता है 9 × 10⁹। K को क्या लिखते हैं हम लोग, K को बाद में लिखना है हम लोगों को 1/4πε0, 1/4πε0 लिखेंगे K को। अगर वैक्यूम है तो दो चार्ज के बीच में फ्री स्पेस है, कोई मीडियम नहीं है, पानी, ऑयल ऐसा कुछ रखा हुआ, वुडन ब्लॉक कुछ नहीं रखा हुआ है, सिर्फ दो चार्ज है और उसके बीच में कुछ नहीं रखे हैं, तब तो ये फॉर्मूला लिख देंगे 1/4πε0 Q1 Q2/R² लिखना है। लेकिन अगर दो चार्ज ये Q1 Q2 चार्ज के बीच अगर कुछ रखा हुआ है, पानी या दही या ऑयल रखा हुआ है या वुडन बॉक्स कुछ मीडियम रखा हुआ है, मटेरियल मीडियम, तब फार्मूला लिखेंगे 1/4πε0 और εr भी लिखेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं εr को, और तब लिखेंगे Q1 Q2/R², उसके बाद लिख दिया जाएगा। तो एक ही फॉर्मूला है, अगर याद करने के लिए बोला जाए तो कौन सा फॉर्मूला याद करने में ठीक रहेगा हमारे लिए, 1/4πε0, εr भी याद रखेंगे, तब लिखेंगे Q1 Q2/R²। अगर वैक्यूम बोलेगा तो εr का वैल्यू 1 रख देंगे, इस εr के जगह पर 1 रख देंगे, और कोई मीडियम होगा तो इस εr का भी वैल्यू गिवन होगा। εr का क्या क्या नाम है, एक इसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लिखा रह सकता है न्यूमेरिकल में। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहे तो भी समझना है कि εr का वैल्यू है गिवन, रिलेटिव परमिटिविटी है तो भी εr का वैल्यू गिवन है, ऐसा समझना है। εr का वैल्यू कितना होता है सर, εr का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12। अभी इसका यूनिट में बताऊंगा, पहले नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए। ε0 का वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12। अभी ध्यान से अगर देखें तो इसका यूनिट क्या होगा, देखिएगा, ये F का फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, F का F = मैंने लिखा है ऐसे, है कि नहीं, ये किसका फॉर्मूला था, F = था ऐसे, ऐसे F था, इधर गया ये पेन, थोड़ा और ठीक ले लेते हैं, F था ये। अभी ये ε0 का पूछेगा ना, εr का तो कुछ नहीं होता है, ये रिलेटिव परमिटिविटी है εr, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। εr हैज़ नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। ε0 का यूनिट और डायमेंशन होता है, कितना होगा यूनिट डायमेंशन, 4π का कुछ होगा नहीं, εr का भी कुछ नहीं है, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, और उसमें ये r² मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये r² इधर जाके, तो Fr² यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये दोनों चार्ज डिवाइड होगा जाकर तो पर कूलम्ब स्क्वायर, याद रहेगा। ε0 का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये उल्टा जस्ट हो जाएगा, उल्टा क्यों होगा, क्योंकि ε0 इधर आएगा और F नीचे आएगा ना, है कि नहीं, ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, ये ε0 इधर जाएगा
एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा और एफ नीचे आ जाएगा, तो कूलम्ब स्क्वायर, ये कूलम्ब स्क्वायर ऊपर रहेगा और नीचे न्यूटन मीटर स्क्वायर रहेगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिए F इक्वल टू मुझे लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अभी मुझे एप्सिलॉन नॉट का चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट को इस साइड में लाएंगे तो F डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यूनिट पता है क्या होगा एप्सिलॉन नॉट का, कूलम्ब स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर, और ये नीचे F आ जाएगा डिनोमिनेटर में नीचे, और आर स्क्वायर भी नीचे था तो मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और यूनिट उसका होगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये काफ़ी ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी आती है स्टूडेंट्स को समझने में, और अलग अलग बुक में थोड़ा डिफरेंट भी आपको मिल जाएगा, लेकिन फॉलो किसको करना है, ये एनसीईआरटी को करना है। आप स्टडी मटेरियल देखेंगे, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल या एस.एल. अरोरा का बुक नाम सुने ही होंगे आप, और भी कोई बुक देखेंगे डिफरेंट, तो उसमें इससे अलग थोड़ा मिल जाएगा आपको लिखा हुआ। आप मैच करके देखिएगा दूसरे बुक से, एनसीईआरटी का लेकिन फॉलो करना है, एग्ज़ाम में आएगा तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। और दूसरे बुक में क्या रहता है वो भी मैं बताऊंगा। एनसीईआरटी के अलावा कुछ बुक्स हैं एस.एल. अरोरा और स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट के, उनमें क्या दिया हुआ है और इसमें क्या दिया है, दोनों अलग अलग दिया है, लेकिन फॉलो करेंगे एनसीईआरटी। क्या अलग दिया है सर, देखिए इसमें इन्होंने कंसीडर किया है Q1 से Q2 की तरफ जो एरो जाएगा, लाइन जाएगा, उसको क्या लिया हुआ रहेगा, देखिएगा ध्यान से, पहले मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ कहीं पे एक लिखा होगा, हाँ, वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 2 to 1 इज डिनोटेड बाई R21, स्टार लगाइए, इसको एकदम हाईलाइट कर लेना है, क्योंकि यही सेंटेंस अलग लिखा हुआ रहता है दूसरे बुक में। यहाँ से यहाँ तक क्या लिखा हुआ है, वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 2 to 1 इज डिनोटेड बाई R12, और मॉड्यूल में या एस.एल. अरोरा बुक में क्या लिखता है, इसको इसी बात को R21 लिख देगा, उसमें ऐसे लिखा रहेगा उसमें, वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 2 to 1, 2 मतलब ये चार्ज नंबर 2 से चार्ज नंबर 1, इधर की तरफ जो होगा चार्ज नंबर 2 से चार्ज नंबर 1 की तरफ, ऐसा वाला जो वेक्टर होगा 2 से 1 की तरफ, दूसरे बुक में लिखता है R21। R21 को क्या लिखता है दूसरा बुक वाला, कि 2 से लेकर फ्रॉम 2 to 1 ऐसे लिखता है, जबकि एनसीईआरटी में क्या लिखा है, देखिए ध्यान से, 2 to 1 को क्या लिखना है, 1 2 लिखना है, उल्टा लिखना है। 2 से 1 की तरफ जाएंगे ना तो उसको 2 1 नहीं लिखना है, 1 2 लिखना है। 2 से और 1 की तरफ जो जाएगा लाइन, जो भी वेक्टर जाएगा 2 से, 2 के पास उसका टेल होगा और 1 के पास हेड होगा, तो उसको R21 नहीं लिखेंगे, R12 लिखना है, यानी उल्टा लिखना है। 2 से 1 को R12 लिखना है। क्या क्लियर हो गया ये बात? ओके सर, समझ गया हम कि जब कोई वेक्टर 2 से 1 की तरफ जाएगा तो उसको हमको R21 नहीं लिखना है, उसको मुझे R12 लिखना है। तो R12 वेक्टर होगा कहाँ से कहाँ तक, 2 से और 1 तक, 2 से 1 तक को क्या लिखा जाएगा, R12 लिखा जाएगा। अभी पोजीशन वेक्टर के टर्म में समझ लेते हैं, ध्यान से देखिए। Q1 चार्ज जहाँ पे रखा हुआ है, Q1 चार्ज, एक फार्मूला नीचे, फार्मूला के थ्रू करेंगे, या पहले इसी को डायग्राम जो दिया हुआ है ना एनसीईआरटी का, इसी डायग्राम से मैं समझाता हूँ। ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में O ओरिजिन है, O ओरिजिन लेना है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। हाँ, O क्या है, ओरिजिन। अभी ओरिजिन से, हाँ, ओरिजिन से लेकर और चार्ज नंबर 1 को मिलाए, और इस वेक्टर को, इस पोजीशन वेक्टर को R1 लिखा गया। ओरिजिन से देखिए चार्ज नंबर 1 को जो लाइन मिलाया गया है, इसके पोजीशन वेक्टर को, Q1 चार्ज के पोजीशन वेक्टर को R1 लिखे, Q2 चार्ज के पोजीशन वेक्टर को R2 लिखा गया। और अगर मुझे फोर्स निकालना है, कौन सा फोर्स निकालना है सर, अगर मैं आपसे पूछूं
कि आप मुझे बताइए कि F21 क्या होगा इसमें वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए। क्या मैं पूछ रहा हूँ आपसे F21 यानी कि दूसरे वाले चार्ज पे लगने वाला फोर्स। F21 का मतलब क्या है? फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। क्या निकालना है, क्या निकालना है बता दीजिए। फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, ये रहा चार्ज 2 जिसका पोजीशन वेक्टर है R2, और ये रहा चार्ज 1 जिसका पोजीशन वेक्टर है R1। क्लियर है? अभी F21 बताना है, तो मैग्नीट्यूड तो आसानी से लिख देंगे K Q1 Q2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो भी होगा उसका R² लिख देंगे। अब R12 लिखें कि R21 लिखें, और एक R कैप यहाँ पे लिखते हैं, R कैप यहाँ लिख देंगे, और यहाँ R² लिखना है मुझे। फॉर्मूला क्या लिखना है? K Q1 Q2 बाई R² तो लिखना है, और यहाँ एक R कैप लगाना है डायरेक्शन के लिए। यही वेक्टर फॉर्म हो गया। लेकिन ये R खाली लिखने से काम नहीं चलेगा, R12 लिखना है कि R21 ये डिसाइड करना है। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 चाहिए। तो 2 पे फोर्स, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो 2 पे फोर्स किधर को लगेगा? ऐसे रिपल्सिव फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा, यानी इसको लगेगा कि 1 मुझे धक्का दे रहा है उधर की तरफ। तो इस डायरेक्शन को क्या लिखा जाएगा? तो ये इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ, इसका टेल है 1 पे और हेड है 2 पे, ऐसा डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन को देखिए, चार्ज 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, तो उसको 1 2 लिखेंगे कि 2 1 लिखेंगे? अभी मैंने बताया था, बताइए। इसका डायरेक्शन इधर है ना, ये जो दूसरा नंबर चार्ज है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये इधर फील करेगा फोर्स, राइटवर्ड। और राइटवर्ड का मतलब क्या है कि ये किधर से किधर को है? Q1 से चालू होके और Q2 की तरफ जा रहा है, फ्रॉम Q1 टू Q2 की तरफ है, ऐसा एरो है। तो Q1 से Q2 की तरफ को R12 नहीं लिखते हैं, 21 लिखते हैं। तो 21 यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा? 21। समझ में आ गया बात? अब बाद में 21 आपको लिखना ही आता है, R21 को क्या लिखेंगे? R2 माइनस R1 की R1 माइनस R2। पोजीशन वेक्टर के टर्म में अगर देखें तो इस वेक्टर को, जिसको R21 मैं लिखा हूँ, उसको फाइनल यानी R2 माइनस R1 लिखा जाता है। तो अगर इसको एक्सपैंड कोई करना चाहे तो क्या लिखेगा? इसको लिखना पड़ेगा उसको R2 कैप माइनस R1, मतलब R2 माइनस R1 पूरा वेक्टर का कैप, ऐसे यूनिट वेक्टर, राइट। अगर किसी को पूरा वेक्टर लिखना है तो पूरा वेक्टर लेकर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेगा, R21 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेगा पूरा वेक्टर लिखकर, तब यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो ये R21 का क्यू हो जाएगा, जो स्क्वायर था वो क्या बन जाएगा फिर? क्यू। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर की जगह पर क्या लिख देंगे? पूरा वेक्टर लिख देंगे, पूरा वेक्टर। इसमें पैराग्राफ में क्या ये लिखा है कि आप एक ही फॉर्मूला बस याद रखिए कि F21 को यहाँ R21 ही लिखना है। जब भी आप लिखें F21, ये F21, तो यहाँ R21 लिखना है। एक ही फार्मूला याद रखिए। अगर इसमें से दोनों पॉजिटिव है तो भी यही फार्मूला यूज होगा, और दोनों निगेटिव है तो भी यही फार्मूला यूज होगा। लेकिन कोई सोचेगा कि सर दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव तो सही है, लेकिन एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव, तब क्या होगा? तब भी क्या ये फार्मूला काम करेगा? बिल्कुल यही फार्मूला काम करेगा। एक पॉजिटिव एक निगेटिव हुआ, तो फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि F21 जब मैं लिखा तो R21 ही क्यों लिखा, R12 क्यों नहीं लिखा। मेन तो यही बात है। तो वापस डायग्राम पर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ इस डायग्राम को ही तो समझाना है मुझे फिर से। देखिए, अगर मैं F21 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है, F21 का मतलब है फोर्स एक्टिंग ऑन 2, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज नंबर 2 ड्यू टू चार्ज नंबर 1। इतना बात तो समझ में आ गया। F21 का मीनिंग तो समझ में आता है कि फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज Q1, राइट। अब दोनों पॉजिटिव चार्ज के लिए मैं पहले लिख रहा हूँ, फिर एक पॉजिटिव एक निगेटिव मैं दिखाऊंगा। पहले दोनों पॉजिटिव के लिए लिखा हुआ है। वो दोनों पॉजिटिव अगर है तो Q2 जो चार्ज है उसको Q1 क्या बोलेगा? अपने पास बुलाएगा, इसको अपने पास बुलाएगा कि अवे अपने से धक्का देगा, अपने से अवे भगाएगा, उसको दूर जाने के लिए बोलेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। यानी कि ये जो Q2 है ना वो इधर फोर्स फील करेगा, ये जो Q2 है इधर फोर्स फील करेगा। सही है इतना बात कि नहीं? Q1 उसको बुलाएगा थोड़े, उसको तो धक्का देगा कि उधर भाग, दूर अपने से भगाएगा, राइट। तो अभी जो एरो मैंने बनाया है यहाँ पे, ये एरो किधर को है? Q1 से Q2 की तरफ जा रहा है कि Q2 से Q1 की तरफ आ रहा है?
Q1 से Q2 की तरफ जा रहा है, ऐसे एरो का सेंस किधर है, Q1 से चालू होकर Q2 की तरफ भाग रहा है ये एरो, ऐसे सेंस है इसका। यूनिट वेक्टर मुझे लिखना है, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है, सही है। तो ये Q1 से शुरू होकर Q2 तक जा रहा है, तो इस वेक्टर को मैं लिखूंगा R2 माइनस R1। क्या लिखूंगा इसको? R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 लिखूंगा इसको मैं, इस वेक्टर को। और जो एनसीईआरटी में सिंबल यूज किया है कि 1 से 2 की तरफ जो जाए उसको 1 2 लिखना है कि 2 1 लिखना है, 2 1 लिखना है, मैं बताया था आपको। अगर Q1 से Q2 की तरफ कोई वेक्टर जा रहा है तो उसको 1 2 नहीं लिखना है, 2 1 लिखना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? K और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और आर कैप तो हुआ, लेकिन ये सब आर में, अब मुझे 1 2 लिखना चाहिए कि 2 1। तो ये 1 से 2 की तरफ एरो जा रहा है, इसलिए 1 2 नहीं लिखेंगे, 2 1 लिखेंगे, 2 1 लिखेंगे, समझ गए। और बाद में इस R21 को पूरा लिखना है तो R2 माइनस R1 लिख देंगे बाद में, और ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो R21 लिखेंगे। तो क्या लिख देंगे? F का फॉर्मूला देखिए, F इक्वल टू 2 on 1 K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ आर कैप, और यहाँ R21 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज था तो ये फॉर्मूला हुआ, दोनों निगेटिव चार्ज होता तो भी यही होता, क्योंकि तो वैसे में केस में भी रिपल्सन होता, लेकिन एक प्लस एक माइनस होता, तब कैसे ये फॉर्मूला काम करता। तो उस केस में आपको ये जो Q1 Q2 है ना, इसी को साइन के साथ पुट करना है। मतलब अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, तो आपको Q1 Q2 को प्लस माइनस के साथ, मतलब Q1 अगर पॉजिटिव है तो +2 लिख दीजिए उसका वैल्यू, और Q2 निगेटिव है तो उसका माइनस में लिखिए। तो अपने आप ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, और माइनस बनेगा तो वो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो 2 1 था उसमें माइनस जब लग जाएगा तो ये 1 2 बन जाएगा, ये 2 1 क्या बन जाएगा? 1 2। जब Q1 और Q2 अपोजिट नेचर के चार्जेज होंगे तो F21 के फॉर्मूला में यहाँ R12 आ जाएगा। तो आपको तो बस एक ही फार्मूला याद रखना है कि F21 जब मैं लिखूंगा तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिखकर इधर भी R21 मुझे लिखना है, और Q1 Q2 का वैल्यू विथ साइन पुट करना है, Q1 Q2 का वैल्यू विथ साइन। मतलब अगर दोनों पॉजिटिव है तो प्लस Q1 प्लस Q2, दोनों नेगेटिव है तो माइनस Q1 माइनस Q2, और एक प्लस एक माइनस है तो एक पे प्लस Q1 और दूसरे पे माइनस Q2। तो ये अपने आप करेक्ट फॉर्म आ जाएगा वेक्टर का। आपको अब डिफरेंट चार्जेज के लिए अलग अलग फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही फार्मूला याद रखें, F21 इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और R21 ही, और इसको चार्ज को ध्यान रहे कि मुझे साइन के साथ पुट करना है, तो अपने आप वेक्टर फॉर्म सभी सिचुएशन के लिए आ जाएगा। क्या ये क्वेश्चन में बोल रहा है? इसमें क्वेश्चन में है कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट charges and Newton's law of gravitational force between two stationary point masses both have inverse square dependence on distance। क्योंकि दोनों 1/r स्क्वायर होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर, और मतलब डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर आया, कूलम्ब में भी डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर आया, तो इसलिए बोल रहा है कि बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस। तो क्या करना है? ए पार्ट में बोल रहा है ना, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज। कौन कौन सा फोर्सेज? दीज फोर्सेज मतलब ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक, इन दोनों को कंपेयर करना है कि कौन ज़्यादा कौन कम है फोर्स, बाय डिटरमाइनिंग रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो निकालना है, किसके लिए? तो ए फर्स्ट में बोल रहा है फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकालना है, और दोनों का रेशियो निकालना है बाद में। और दूसरे पार्ट में टू प्रोटॉन के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स भी बताना है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बताना है, और दोनों का मतलब रेशियो बताना है निकाल के कि कौन ज़्यादा कौन कम। बी पार्ट भी समझ में आ गया क्या करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं आगे। कुछ और बोला है क्या? Estimate the acceleration of electron and proton due to electric force of their mutual attraction when they are separated 1 angstrom 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है,
मतलब आपको ये भी बताना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करेगा उससे कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, किस में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस पूछ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, दोनों में ही बताना है, इलेक्ट्रॉन में भी बताना है और प्रोटॉन का भी बताना है। ठीक है, तो आइए 1 बाई 1 समझते हैं कैसे किया हुआ है ये सॉल्व। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला लिख दिया, माइनस क्यों लिख दिया, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, K 1/4πε0 होता है K का वैल्यू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब Q1 और Q2 दोनों पे तो चार्ज इक्वल ही है। ई स्क्वायर क्यों लिखा है इसमें, ई स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि ई होता है 1.6 10⁻⁻⁹ ई का वैल्यू होता है, तो ई स्क्वायर कर दिया है। इसलिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम ही होता है। फिर ग्रेविटेशनल के लिए लिख दिया Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। फिर दोनों को डिवाइड करने से इसका आ गया आंसर 2.4 10⁻39। इसको देखते ही मुझे पता चल रहा है ना कि ग्रेविटी वाला कम है, क्योंकि ग्रेविटी में इतना मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर इलेक्ट्रोस्टैटिक बनेगा, है कि नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स में इतना सारा मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर इलेक्ट्रोस्टैटिक के इक्वल होगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन विच फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। सेकेंड में बोल रहा है कि किसके किसके बीच, दो प्रोटॉन के बीच निकालना था, तो इस बार फिर से निकालेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन था, इस बार दोनों ही प्रोटॉन के लिए निकाले, तो ये 1.3 10⁻36 आया। और इससे भी कंक्लूजन ये निकला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेटर है ग्रेविटेशनल से, ग्रेविटेशनल फोर्स का 1.3 × 10⁻36 टाइम्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है ना। फिर लास्ट में एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला था बी पार्ट में कि एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को तो इससे कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा वो एक दूसरे की तरफ। तो फोर्स दोनों के बीच निकाल दे रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स बाई मास। तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से मैग्नीट्यूड निकाल लिया गया फोर्स का। अभी इस फोर्स को जब इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन आएगा, है कि नहीं। एक्सेलरेशन कैसे मिलता है, फोर्स बाई मास। तो फोर्स तो दोनों एक दूसरे पे इक्वल लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन जितना प्रोटॉन पे लगाएगा प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन पे लगाएगा, और इसको डिवाइड किए हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड किए तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मास याद होना चाहिए 9.1 10⁻31 kg। इसी फोर्स को जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच लग रहा था उसको प्रोटॉन के मास से जब मैं डिवाइड करूँगा, प्रोटॉन के मास से जब मैं डिवाइड करूँगा तो किसका एक्सेलरेशन मिलेगा, प्रोटॉन का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो ये प्रोटॉन का एक्सेलरेशन आ गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का भी एक्सेलरेशन मिल गया हम लोगों को और प्रोटॉन का भी एक्सेलरेशन मिल गया। अगर इसको पूरा जी का वैल्यू ज़रूरत पड़ेगा ही, क्योंकि सॉल्व करने के लिए तो ग्रेविटेशनल फोर्स में जी है ही। ये 1/4πε0 तो इस चैप्टर में पढ़े, लेकिन 11th क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर था, उसमें इस जी का वैल्यू होता था 6.67 × 10⁻⁻11। याद आया ना, ग्रेविटेशन में था ना। यस सर। ये कैपिटल जी है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस है। स्मॉल जी होता था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू 9.8 होता था, है ना। तो ये स्मॉल जी नहीं है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल जी 6.67 10⁻⁻11। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ चार्ज मेटालिक स्फीयर ए, राइट। चार्ज मेटालिक स्फीयर ए, ये ए एक मेटालिक स्फीयर है, ठीक है सर, समझ गए। अब इस पर चार्ज भी दिया है, ये प्लस प्लस 4 बार लिखा है, तो हम 4 प्लस मान ले रहे हैं इस पर, या जितना भी चार्ज होगा उसको Q1 लिख दे रहे हैं इस पर। Q1 चार्ज दिया हुआ है, सस्पेंडेड बाय अ नाइलॉन थ्रेड। नाइलॉन मतलब इंसुलेटिंग थ्रेड से ऐसे सस्पेंड किया गया है, मतलब इसका चार्ज इसमें फ्लो नहीं करेगा थ्रेड में। अनदर चार्ज्ड मेटालिक स्फीयर बी हेल्ड बाय एन इंसुलेटिंग, दूसरे को एक चिमटा से पकड़ा हुआ है और उस इंसुलेटर का बना हुआ है वो चिमटा बी को, इंसुलेटिंग हैंडल इज ब्रॉड क्लोज टू ए,
मतलब ये क्वेश्चन मैं पूरा पढ़ लिया हूँ, डायरेक्ट इस फिगर को देख के मैं डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या इन्होंने दिया हुआ है और क्या पूछा है। ठीक है, डायग्राम से ज़्यादा समझ में आएगा। ये क्वेश्चन मैं पूरा पढ़ लिया हूँ, अब देखिए डायग्राम के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें ए एक है चार्ज स्फीयर और दूसरा बी चार्ज स्फीयर है, और दोनों को 10 सेंटीमीटर के सेपरेशन में रखा हुआ है, कि 10 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे। तो इन दोनों के बीच कुछ फोर्स लग रहा होगा, अट्रैक्टिव लग रहा होगा कि रिपल्सिव। तो देखते हैं दोनों पॉजिटिव है कि निगेटिव। दोनों पॉजिटिव दिख रहा है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव, तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। फिर आगे ये बोल रहा है कि ए को सी से और बी को डी से कांटेक्ट में लाए। सी क्या था, अनचार्ज्ड, और डी भी क्या था, अनचार्ज्ड। ये पहले से अनचार्ज था, ये भी अनचार्ज था, तो दोनों को सब आइडेंटिकल स्फीयर है, कांटेक्ट में लाए। तो जो ए के पास 4 चार्ज था ना, वो 2 इसको दे देगा, सी को दे देगा। तो अब इस पर 2 ही चार्ज रहेगा, मतलब पहले से आधा चार्ज हो गया। पहले Q था Q1, तो बाद में Q1/2 हो जाएगा, आधा आधा बट गया। क्या बी का भी आधा चार्ज डी में चला गया? ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। आगे बताइए, आगे क्या दिया हुआ है। तीसरे स्टेप में बोल रहा है कि जो सी और डी है उसको अलग कर लिए। फिर हम सी और डी को अलग करके उन दोनों के बीच सेपरेशन भी कम कर लिए, 5 सेंटीमीटर कर दिए। पहले कितना था सेपरेशन, 10, और अभी कितना रहा, 5। तो पूछ रहा है कि बताइए कि फोर्स का रेशो क्या हुआ। फर्स्ट केस में जो फोर्स लग रहा था और सेकेंड केस में, उस फोर्स का रेशो क्या हुआ, F1/F2। तो कैसे निकालेंगे, देखिए फर्स्ट केस में फोर्स का फॉर्मूला होगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 10 डिस्टेंस था उन दोनों के बीच, तो 10 स्क्वायर मैं लिख दे रहा हूँ। उसको आप कन्वर्ट भी करेंगे तो उसको मीटर में 10 × 10⁻² आएगा। ठीक है, तो वो कन्वर्ट करेंगे तो जो फैक्टर आएगा वो ऐसे भी कैंसिल होने वाला है, कन्वर्जिंग फैक्टर, क्योंकि F2 लिखते समय भी तो सेंटीमीटर में दिया है। तो F2 लिखेंगे ना, तो Q1 Q2 का आधा आधा कर लेंगे, Q1 का भी आधा हो जाएगा चार्ज, Q2 का भी आधा हो जाएगा। नहीं आया समझ में? फिर से देखिए, F1/F2 ही तो करना है ना मुझे, F1/F2 ऐसे। तो F1 का वैल्यू पहले था K Q1 Q2, और उन दोनों के बीच 10 स्क्वायर था डिस्टेंस, और बाद में F2 क्या हो जाएगा, K Q1 आधा हो गया तो Q1/2, Q2 भी आधा हो गया तो Q2/2, और दोनों के बीच सेपरेशन भी आधा हो गया। तो जो 10 स्क्वायर था उसको अब 5 स्क्वायर लिखना पड़ेगा, सेपरेशन भी तो आधा हो गया है, तो 5 स्क्वायर लिखेंगे। तो K Q1 Q2 ये सब कट गया। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब ये 5 को हम 10/2 अगर करके लिखें, 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10/2 लिख सकता हूँ। तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और यहाँ भी 2 और 2 है 4, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और ये दोनों 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हैं, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ये तो 5 था, इसको 10 कैसे लिख दिए? 5 को मैं 10/2 करके लिखा हूँ, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर इससे कैंसिल हो रहा है और 10 का स्क्वायर इससे कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए। अब K Q1 Q2 तो पहले भी कैंसिल है, तो कुल मिला के सब कैंसिल हो गया, और F1/F2 आ गया 1:1। दोनों ही केसेज में सेम फोर्स लगा, F1/F2 फोर्स का रेशो क्या आ गया, 1:1 आ गया। समझ में आया बात? नेक्स्ट पेज में इसी का इन्होंने लिखा हुआ है सॉल्व करके, और F' और F, पहले जो फोर्स था उसको F लिखा है इन्होंने, ये F, और बाद में जो फोर्स था उसको F' लिखा हुआ है इन्होंने, F', और ये F' का वैल्यू वही पुराने F के बराबर आ गया, तो लिखे हैं दस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन A ड्यू टू B रिमेन अनअल्टर्ड, यानी जितना पहले लग रहा था रिमेन अनअल्टर्ड, सेम रहा फोर्स, चेंज नहीं हुआ। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्जेज, यानी कि एक चार्ज पे अगर 2 से बहुत ज़्यादा फोर्सेज हो जाएं, बहुत ज़्यादा चार्ज आजू बाजू हो जाए, जैसे ये Q2 चार्ज है, इसके पास में Q1 Q3 Q4 बहुत सारा चार्ज आ जाए, तो कुल मिला के इस पर सब कितना फोर्स लगाएगा, तो वेक्टर सम लगाता है। फोर्स एक वेक्टर है, इसलिए वेक्टर रूल से ऐड करना सीखेंगे हम लोग।
तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे ये कॉन्सेप्ट। इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय एवरीवन, थैंक यू, बाय।